बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.3 के आखिरी 4 क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस में दरअसल एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज उसको डिस्कस किया गया है। हमारी बच्चों रोज़मर्रा लाइफ, डेली लाइफ के अंदर अर्थमेटिक सीरीज के किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या बनकर आ सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बना कर दिए। आए हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 23, अ फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग बैंड हैज 14 marches in first row, 16 marches in the second row, 18 marches in the third row and so on। स्टूडेंट्स, ये हमारे शादी ब्याह के फंक्शन में अक्सर जो है ये बैंड वाले लोगों को हम बुलाया करते हैं। बैंड वाले लोग आते हैं जो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो मार्चिंग बैंड वाला जो, यानी वो साथ साथ मार्च भी कर रहे होते हैं, चल भी रहे होते हैं और अपना जो भी वहाँ पे उनका कोई काम जो भी होता है वो साथ साथ परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बैंड से रिलेटेड है जो मार्च भी साथ साथ करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी वहां पे कर रहे होते हैं। फौजी बैंड जैसे होता है इस तरह से। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उनमें जो फर्स्ट रो में हैं 14 लोग हैं, सेकंड रो में जो हैं वो 16 लोग हैं और थर्ड रो में 18 लोग हैं। उन्होंने इस तरह से आगे ग्रुप शो किए हुए हैं। अगर इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा है 14 का, फिर 16 का, 18 मार्चर्स का, तो सो ऑन 25th रो में इस तरह से टोटल 25th रोज हैं। फर्स्ट रो में 14 बंदे हैं, सेकंड रो में 16 बंदे हैं, थर्ड रो में 18 लोग हैं और इसी तरह से चलते जाएं, यही सिलसिला होता जाए और इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है और 25th रो तक ये सिलसिला चल रहा है। फिलहाल इसकी ये ट्रांसलेशन बन रही है, इसका ये मतलब बन रहा है। इस क्वेश्चन में उसने 2 चीजें मांगी हैं। एक तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी मार्चर्स आर इन द लास्ट रो, आखिरी रो में कितने मार्चर्स हैं, बिल्कुल एंड पे, यानी 25th रो में कितने मार्चर्स हैं। एंड दूसरी बात, हाउ मेनी मार्चर्स आर देयर ऑल टुगेदर, सारे टोटल मार्चर्स कितने होंगे, कुल्लोहुम कितने मार्चर्स हैं ओवरऑल। स्टूडेंट्स, आए इसका सलूशन डिस्कस करते हैं। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो हैं इनके अंदर फिर आपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम लिखने हैं। स्टेटमेंट वाले जो सवाल हैं उनको फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में थोड़ा बहुत शुरू में स्टेटमेंट लिखना है। मार्चर इन द फर्स्ट रो 14 मार्चर्स हैं, मार्चर इन द सेकंड रो 16 हैं, मार्चर इन द थर्ड रो 18 हैं और ये सिलसिला आगे चलता जा रहा है। हमने 25th रो तक जाना है। तो आप बच्चों अगर गौर करो तो 2-2 का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है। तो इसमें ये मेंशन नहीं है कि ये एपीए क्वेश्चन में या जीपीए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जब बच्चों मेंशन ना हो तो मेरा मशवरा ये है कि अपने तौर पर साइड पर 2 बार डिफरेंस चेक कर लो। बच्चों जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जैसा कि अगर बच्चों आप पेज 131 निकालें और उसमें देखें तो कुछ क्वेश्चन में तो डी मेंशन है, डी की फॉर्म में डाटा गिवन है, डाटा डी की फॉर्म में गिवन है। इट मीन वहां पे तो डिफरेंस है, इट मीन्स वहां पे डिफरेंस है। और कुछ क्वेश्चंस में उसने कह भी दिया कि अर्थमेटिक सीरीज है, लेकिन बाज क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कुछ मेंशन नहीं है, यानी जस्ट इस तरह से डाटा मेंशन है, सीरीज मेंशन होएगी। तो उधर मेरा मशवरा यह है कि अगर मेंशन नहीं है तो आपने साइड पर 2 बार, क्वेश्चन के अंदर ही साइड पर 2 बार डिफरेंस लें, चेक करें कि क्या डिफरेंस सेम है या रेशो सेम है। रेशो की बेटा स्टोरी आनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। मैं साथ साथ बोल तो रहा हूं लेकिन अभी मैंने रेशो का बताया नहीं कि रेशो क्या चीज है। अगर कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा तो वहां पे
अगर मेंशन नहीं है तो हमने चेक करना हो तो डिफरेंस 2 बार लो, और अगर कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस चेक करना हो, मेंशन नहीं है कि ये कैसा सीक्वेंस है, तो वहां पे रेशो चेक करनी है 2 बार। रेशो कैसे चेक करते हैं, रेशो कैसे लेते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो अगर रेशो सेम हो, 2 बार रेशो सेम आए तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और 2 बार डिफरेंस सेम आए तो वो सीक्वेंस अर्थमेटिक है। फिलहाल मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, तो इसमें मेंशन नहीं है तो बेहतर यही है। वैसे तो नजर आ रहा है मैंने यही बात लिख दी है कि इट इज एपी, लेकिन साइड पर आप 2 बार डिफरेंस निकाल लो। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 काम करने हैं। एक तो हमें 25th रो में यानी लास्ट रो में कितने मार्चर्स हैं, और फिर टोटल ओवरऑल कितने मार्चर हैं, यानी एक A25 निकालना और एक S25 निकालना है। ये इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट है। बुनियादी तौर पर इस क्वेश्चन में हमने 2 चीजें निकालनी है। 25th टर्म, उसमें कितने बंदे हैं, 25th टर्म में कितनी वैल्यू है, 25th टर्म में कितने मार्चर्स हैं, और फिर S25 यानी सारे मार्चर्स का सम निकालना है। तो देखा जाए तो इन नंबरों के मुताबिक ये सीक्वेंस बन रहा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो आपने ये लिखना है हेयर इट इज एपी। अब फर्ज कर लो पेपर आप कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम है, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि टाइम कम है, तो फिर इतनी बात की बजाय भी आप इन शॉर्ट ये जुमला लिख लें कि इट इज ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ मार्चर्स इन ईच रो मेकिंग एपी। डायरेक्ट आगे फिर ये सेंटेंस लिख लो, मार्चर्स इन ईच रो मेकिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जुमला लिखकर आप डायरेक्ट एपी, ये एपी जरूर बनाना है। क्यों, हमने इसकी 25th रो निकालनी है। तो फर्स्ट रो A1 दैट इज 14। अगर टाइम हो तो ये लिख लो तो ज्यादा बेहतर है, इससे चीज और क्लियर होती है। A1 14, इसका मतलब है फर्स्ट रो में कितने मार्चर हैं, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लेकिन साइड पर यूं भी डिफरेंस मेंशन कर लो, अगर टाइम ना हो तो ये ना भी निकालो। जब आपने ये लिख दिया कि इट इज एपी है तो वो ऑब्जर्व करने के बाद ही लिखा कि डिफरेंस सेम है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि डिफरेंस सेम है। तो यहां एक तो 25th रो निकालनी है, 25th टर्म निकालनी है। तो 25th टर्म बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है इन जनरल, मेरा अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला लेक्चर सुने तो उसमें ये मैंने बात बताई हुई है। nth टर्म या जनरल टर्म या उसके लिए क्या तरीकाकार है। अगर आपने यहाँ पे A25 लिखा है तो आगे लिखना है A1, और इन नीचे वाले नंबर्स का डिफरेंस लें। इनका डिफरेंस कितना है, 24, तो प्लस 24D। प्लस क्यों लिखा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस की हर टर्म्स में हम D ऐड करें तो आपको अगली टर्म मिलती है। तो A से अर्थमेटिक, A से एडिशन। तो फर्स्ट टर्म में अगर 24 टाइम D ऐड करें तो 25th टर्म बनती है। फर्स्ट टर्म में एक बार D ऐड करें तो सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में 2 बार, फर्स्ट टर्म में 2 बार D ऐड करें तो थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म में 3 बार D ऐड करें तो फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म में 24 टाइम D ऐड करें तो 25th टर्म। 25th टर्म निकाल ली, A1 प्लस 24 इंटू D। A1 की वैल्यू मालूम है आपको, ये A1 की वैल्यू आपको मालूम है, और आपने ये मैंने फार्मूला वही चीज लिखी, ये फार्मूला A1 की वैल्यू भी मालूम है और D की वैल्यू भी मालूम है। इसमें बच्चों पुट कर लो वो चीज, यही मैंने लिखी हुई। तो आपको देयर आर 62 मार्चर्स इन द 25th रो, देयर आर 62 मार्चर्स इन द 25th रो। अब आगे ओवरऑल सारे मार्चर्स की तादाद बतानी है कि ओवरऑल उस बैंड में मार्चर्स कितने हैं। तो इट मीन ये टोटल सम की बात हो रही है, सम की स्टोरी है। तो इसके लिए आप ये लफ्ज लिख लो या नीचे वाली बात लिख लो, फॉर मार्चर्स ऑल टुगेदर, या फिर लिख लो टोटल, फॉर टोटल मार्चर्स वी हैव, या लफ्ज लिख लो फॉर मार्चर्स ऑल टुगेदर या टोटल मार्चर्स वी हैव। आगे सीरीज बना लो। पहले सीक्वेंस बनाना था, इसमें दोनों बातें हैं, सीक्वेंस की ये बात है और ये सीरीज की बात है, ऑल टुगेदर सारे इकट्ठे। तो इसमें अब सीरीज की स्टोरी आ गई। इसमें SN का फार्मूला लगाना है। फर्स्ट टर्म ये
डिफरेंस निकाला और नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कैसे पता चल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स हैं? क्योंकि 25th रो तक स्टोरी जा रही है, 25th रो तक, लास्ट रो हमने 25th है, तो सम अप टू 25 टर्म्स। आपने खुद अब यहां पे या A25 लिख लो या लिख लो अप टू 25 टर्म्स। मैंने अपने बेटा पिछले लेक्चर में आपको यहां खुद 4 मुख्तलिफ तरह के सीक्वेंस या सीरीज बनाकर दिखाई थी, और हर सीरीज के या सीक्वेंस के एंड पे मैंने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी थी। मेरा आप प्रीवियस लेक्चर सुने ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 18 वाले के पास मैंने एक अपनी तरफ से नोट लिखवाया था। वो नोट यहाँ पे आपको इस चीज को समझने में जरूर हेल्पफुल कर रहा है। या 25 टर्म्स लिख लें या अप टू सो ऑन A25 लिख लें, दोनों में से जो मर्जी लिख लें, बात अंडरस्टूड है। तो इसमें इस चीज ने आपको ये बता दिया कि टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है एंड 25। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं, अब मैं फिर बता रहा हूं। जब भी इस तरह ए के साथ कोई नंबर हो तो उसको ए एन से कंपेयर कर लो, यहां से बच्चों एन आपको मिल जाता है। जो ए के साथ नीचे यहां नंबर हुआ करता है वही एन होता है, और वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन कर रहा होती है ये वैल्यू n इक्वल टू 25। अब हमें यहाँ पे एस एन का फार्मूला लगाना है बच्चों। जब भी डी की स्टोरी मौजूद हो तो आप एस एन का डी वाला फार्मूला लगा लो। मैंने बाद में A1 प्लस AN वाला भी फार्मूला लगा के कर दिया क्वेश्चन को, लेकिन मेरा यही मशवरा है कि जब क्वेश्चन में डी की स्टोरी हो तो आप SN का ये वाला फार्मूला साम का लगा लें। इसमें बच्चों तमाम वैल्यूज पुट करें, आपको टोटल मार्चर इन ऑल रोज, वो सारे 25 रोज में जो टोटल मार्चर्स हैं ये मिल गए। ऊपर मैं कह चुका हूं कि टोटल मार्चर या ऑल टुगेदर मार्चर्स, इट मीन ये सारे मार्चर्स का ओवरऑल पूरे बैंड का सम है। 950 मार्चर्स होंगे इन द बैंड। कोई बच्चा कहे सर इसको आप SN का दूसरे वाले फार्मूले से, जो कि ये वाला, इससे भी करके दे दें तो कोई मसला नहीं है। इसमें ये फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म फिर आपने ये लिखना है अप टू सो ऑन 62, ये लास्ट टर्म है और इसमें नंबर ऑफ टर्म 25 है। ये फिर आपको पहले से ही पता हो कि टोटल 25 रोज है, नंबर ऑफ टर्म इसमें सो ऑन आपने फिर एंड पे ये 62 लिख देना है। तो इसमें जो है 25th रो में या यहाँ पे N25 पुट कर लें A25, या 25th रो की बजाय ये AN आपका जो होगा ये आपका 62 है वो पुट कर लें। इसमें A1 14 है और AN 62 है, या फिर N की जगह यहाँ पहले 25 पुट कर लें, जैसे अभी मैंने कहा था N की जगह 25 और A25 की ये वैल्यू, या इसको डायरेक्ट AN कह के उसकी वैल्यू पुट कर दें SN का। ये इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी D हो, चूंकि मैंने इस एक्सरसाइज के ये जो आखिरी चारों क्वेश्चन हैं इनमें D का जिक्र आ रहा है, मैंने तमाम इन चारों क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला, तो मैं इसलिए हर क्वेश्चन को इसी से कर रहा हूं जिसमें D का जिक्र है। वरना आप चाहें तो इस सवाल को इससे भी कर सकते हैं, इस मेथड से। क्वेश्चन 24 देखें, हाउ मेनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल्स। किसी पाइल के अंदर टेलीफोन पोल्स लगे हुए हैं तो उसमें वो टोटल कितने टेलीफोन पोल्स होंगे, जबकि उस पाइल में कहा जा रहा है कि देयर आर 50 पोल्स इन फर्स्ट लेयर। उस पाइल के अंदर फ्रंट लेयर या फर्स्ट लेयर या शुरू वाली लेयर में जो है इतने पोल्स हैं, सेकंड लेयर में 49 पोल्स हैं एंड सो ऑन। यहां पे बच्चों उसने क्वेश्चन में टेक्निकल मिस्टेक कर दी है। कम अज कम सीक्वेंस के अंदर या सीरीज के अंदर बच्चों 3 टर्म्स होनी चाहिए। जब 3 टर्म्स होती हैं तो हमें श्योरिटी हो रही होती है 2 बार डिफरेंस ले लें, या ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो 2 बार रेशो ले लें, हमें पता चल जाता है कि ये AP है या GP है। यहां पे उसने सिर्फ 2 टर्म्स दी हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन के कहने का मकसद ये है कि हर पाइल में एक एक जो है ना वो पोल कम होता जा रहा है, उसका मकसद यही है। यानी थर्ड पाइल में 48 पोल्स होंगे, फोर्थ लेयर में, फर्स्ट लेयर में 50 पोल होंगे, सेकंड लेयर में 49 होंगे, इस
टोटल इस तरह से पायल के अंदर हर लेयर में एक एक जो है ये पोल कम होता जा रहा है, बट श्योर नहीं है। बेहतर यही था कि A3 दे देता। क्वेश्चन में मकसद या मतलब वही है कि ये AP बन रहा है, एक एक जो है ना पोल हर लेयर में कम होता जा रहा है एंड सो ऑन। यानी वो यही कह रहे हैं कि ये सिलसिला इस तरह से चल रहा है कि फर्स्ट लेयर में 50 है, सेकंड लेयर में 49 है, उसका कहने का मतलब यह है कि थर्ड लेयर में 48 है एंड सो ऑन अनटिल देयर आर 6 इन द लास्ट लेयर। यानी ये सिलसिला इस तरह से चलता जा रहा है कि आखिरी जो लेयर है लास्ट लेयर में 6 पोल्स हैं लास्ट लेयर में। तो पहले मैं 1 मिनट सवाल को शुरू कर लूं, फिर दोबारा मतलब भी बताता हूं। पोल्स इन फर्स्ट लेयर A1 50 पोल्स, शुरू वाली लेयर में 50 पोल है। पोल्स इन सेकंड लेयर में 49 पोल्स हैं एंड सो ऑन। पोल्स इन लास्ट लेयर AN, इसको मैंने कह दिया 6 पोल्स हैं। तो वो कहता है कि इस तरह से हर लेयर में अगर ये पोल्स हैं तो टोटल पायल के अंदर कितने पोल्स हैं, इट मीन्स हम निकालना है। गौर करें, हाउ मेनी पोल्स विल बी देयर इन अ पायल, यानी इस टोटल पायल के अंदर कितने पोल्स हैं। यानी यूं नहीं कहा जा रहा कि आखिरी लेयर में पोल्स कितने हैं ना, ये बात नहीं है। अगर क्वेश्चन यूं होता हाउ मेनी पायल्स विल बी देयर इन लास्ट लेयर, तो फिर तो जस्ट आखिरी लेयर के अंदर जितने पोल्स हैं वो बताते। अभी मैंने थोड़ी देर बाद अपने इसी लेक्चर में ये भी बात बतानी है कि सर अगर कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आ जाए तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सवाल सीरीज का है यानी SN का है या सीक्वेंस का है, यानी उसमें कोई टर्म निकालनी है या सम निकालना है। तो बाज क्वेश्चन में तो बड़ा क्लियर कट पता चल जाता है कि ये सीक्वेंस की स्टोरी है या सीरीज की, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में बच्चों को डाउट हो जाता है कि इस पे मैंने SN का फार्मूला लगाना है या जस्ट कोई टर्म निकालनी है, इस फार्मूले से जस्ट कोई टर्म निकालनी है। तो मैं बेटा अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन टिप दूंगा क्वेश्चंस के कंपैरिजन का। मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में जब बच्चों हम एक्सरसाइज 4.2 करा रहे थे पेज 128 पर, तो उसके भी क्वेश्चन 10, 11 और 12 में मैंने जब ये क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें मैंने कंसेप्ट दिया था अर्थमेटिक का। अब वही कंपैरिजन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कंसेप्ट दिया था, वही कंपैरिजन मैं अर्थमेटिक सीरीज के साथ कैसे कंपेयर करके कराता हूं, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद कराऊंगा तो आपको और अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। तो आए अब यही क्वेश्चन अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो देखें कि एक एक नंबर हर लेयर में कम हो रहा है, इट मीन ये है तो AP फॉर ऑल पोल्स टुगेदर। अब तमाम पोल्स के लिए हमने ये करना है, तो पोल्स इन फर्स्ट लेयर ये सीरीज लिख रहा हूं सम, ये वाली बात, या टोटल पोल्स लिख लो या ऑल टुगेदर लिख लो सम के लिए। फर्स्ट टर्म यानी शुरू वाली लेयर, सेकंड टर्म सेकंड लेयर में कितने हैं, थर्ड एंड अप टू सो ऑन, सेकंड में कितने हैं अप टू सो ऑन, लास्ट लेयर में कितने हैं। बच्चों यहां पे हमने ये देखना है कि टोटल कितने पोल्स हैं इस पाइल में, सम लेना है। सो दैट्स व्हाई ये सेंटेंस लिखकर सीरीज लिख ली। स्टूडेंट्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी हम SN का फार्मूला लगाएंगे, चाहे मैं ये वाला फार्मूला लगाऊं चाहे मैं ये वाला फार्मूला लगाऊं, मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का। यहां टर्म्स की बजाय मुझे टोटल नंबर ऑफ लेयर्स का पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ लेयर। तो यहां पे यही बात मैंने लिखी है, हेयर फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ लेयर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, या सिर्फ सिंपल लिख ले नंबर ऑफ लेयर, यानी टर्म्स की तादाद बतानी है आसान लफ्जों में। ये जैसे फर्स्ट टर्म में 50 है, सेकंड टर्म में 49 पोल्स हैं, लास्ट टर्म में 6 पोल्स हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल लेयर्स कितनी है। तो पहले यहां पे n निकालना है। तो जब भी लास्ट टर्म दी जाए और n निकालना हो तो बच्चों ये फार्मूला लगाते हैं, जब भी AN दिया जाए तो हमेशा n निकालते हैं और ये फार्मूला लगाते हैं। ये फर्स्ट टर्म 50,
डिफरेंस लिया -1 और ये लास्ट टर्म में ए एन, तो बच्चों यहाँ पे ए एन का फार्मूला लगाकर मैंने एन निकाल लिया, यानी टोटल 45 लेयर हैं, 45 लेयर्स हैं। अब इन तमाम का सम निकालना है तो आपकी मर्जी है, ये वाला फार्मूला लगा लो या ये वाला, लेकिन जब भी बच्चों डी की स्टोरी आ जाए तो इन क्वेश्चन में, इन 4 क्वेश्चन में मैं डी वाला फार्मूला लगा रहा हूं, लेकिन आप इस क्वेश्चन में भी चाहें तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म का पता है। इधर भी लास्ट टर्म का पता था तो मैंने बताया कि यूं भी कर सकते हैं और यूं भी। इधर भी लास्ट टर्म का पता है तो आप एस एन का ये वाला फार्मूला लगा लो, मैंने यही लगाया डी की वजह से। ये आंसर आ रहा है टोटल पाइल्स 1260, 1260 टोटल पाइल्स। लेकिन बच्चों आप चाहें तो इसी क्वेश्चन पर यहां से आगे ये वाला फार्मूला भी लगा लें तो भी ठीक है। फर्स्ट टर्म 50, लास्ट टर्म 6 एंड नंबर ऑफ टर्म 45, इसमें पुट कर लो इस फार्मूले में, या डी वाला ये वाला फार्मूला लगा लो, आंसर दोनों से सेम आएगा, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन बच्चों अब अगले दोनों क्वेश्चंस, उनमें आपको लगाना ही यही फार्मूला है। दैट्स वाई इन 2 क्वेश्चंस में भी मैं यही फार्मूला लगा रहा हूं। क्वेश्चन 25 है, अ फैमिली सेव्स मनी इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब यहां उसने खुद कह दिया है कि जो इनकम सेव होगी, उसकी सेविंग, जो इनकम की सेविंग है उसमें ऑटोमेटिकली वो कह रहा है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस ही बन रहा है। अब इसमें बेशक वो 2 टर्म्स ही दे दे, 3 टर्म्स ना भी दे, इस जुमले ने तायीद कर दिया कि सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ये तकवीयत दे रहा है ये सेंटेंस से, या पुख्तगी दे रहा है कि सीक्वेंस होगा ही अर्थमेटिक, चाहे वो 1 टर्म दे, चाहे वो 2 टर्म दे, चाहे वो 3 टर्म दे। इस सेंटेंस ने बात मुकम्मल कर दी। अब किस तरह से एपी बन रहा है, 6000 रुपीज इन फर्स्ट ईयर, पहले साल वो फैमिली जो है वो 6000 सेविंग कर रही है। दूसरे साल अपने तमाम अखराजात को पूरा करते हुए 70,000 और उसने इनकम सेविंग की है। पहले साल 6000, लेकिन मुमकिन है उसने कोई स्ट्रेटजी चेंज कर ली हो, क्योंकि अचानक दूसरे साल बहुत बड़ा सेविंग में जंप लगा है। पहले साल 6000, दूसरे साल फिर 70,000 सेविंग की है, एंड सो ऑन। यानी इस तरह से एपी बनाते हुए ये देखें ना, डिफरेंस जो बनेगा ना 64,000 का डिफरेंस है। इट मीन अब हर साल इतने डिफरेंस के साथ इनकम बढ़ती जा रही है, क्योंकि लफ्ज उसने बोल दिया कि अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रहा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। हाउ मच डू दे सेव इन ऑल, इस सेंटेंस ने फिर हमें कह दिया कि ये सीरीज है, सारी अमाउंट का सम निकालना है, ओवरऑल सारी अमाउंट का क्या निकालना है, सम, यानी अप टू 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक जो है ये टोटल कितने पैसे बनेंगे। जबकि पहले साल वो 6000 जमा करा रहा है, सेविंग कर रहा है, दूसरे 1000 वो 70,000 सेविंग कर रहा है, एंड सो ऑन फॉर 20 ईयर। ये सिलसिला 20 साल तक जारी है और ये सिलसिला अर्थमेटिक सीक्वेंस बना रहा है। हाउ मच डू दे सेव इन ऑल, तो अमाउंट अब सेंटेंस में है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बच्चों जितने भी होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उसमें हमने 1-2 वर्ड जरूर खुद भी लिखने हैं, फिर सीरीज या सीक्वेंस लिखने हैं। सेविंग इन फर्स्ट ईयर A1 6000, सेविंग इन सेकंड ईयर A2 70,000, और टोटल इनकम हमने 20 साल की निकालनी है, तो यही बात मैंने लिख दी, आगे फिर सीरीज लिख दी। टोटल इनकम या ऑल टुगेदर इनकम, ऑल टुगेदर इन 20 ईयर्स, या टोटल इनकम कह लें, 6000 प्लस 7000 अप टू सो ऑन 20 टर्म्स लिख लें, या इसकी जगह आप A20 भी लिख लें, तब भी बात का वही मतलब है। इसमें A1 6000, डिफरेंस 70 माइनस 6000, डिफरेंस 64,000, एंड नंबर ऑफ टर्म्स 20 है। टोटल इनकम के लिए आपने SN का फार्मूला लगाना है। स्टूडेंट्स यहां मैं बार बार पिछले 2 क्वेश्चन में बोल रहा था कि D का सीन आएगा डिफरेंस का, दैट्स वाई यहां पे
मैं ये फार्मूला लगा रहा हूं, इसलिए पिछले 2 क्वेश्चन में भी मैंने यही लगाया था, क्योंकि इसमें मुझे लास्ट टर्म निकालने की नहीं जरूरत है। सवाल को देखें, फर्स्ट टर्म भी है, डिफरेंस भी है और नंबर ऑफ टर्म्स का भी पता है, तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा लें। बाज टीचर या बाज स्टूडेंट्स इसको लास्ट टर्म निकाल कर फिर वो ये वाला फार्मूला लगा कर रहे होते हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें फिर आपका टाइम जाया हो रहा है। इसमें तो सीधा सीधा आप ये फार्मूला लगाएं, अगले स्टेप में आंसर आ रहा है। इसमें हमें लास्ट टर्म को निकालने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये फार्मूला लग रहा है। A1 भी है, N भी है, D भी है। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 ईयर्स में, पहले साल इतने हैं, दूसरे साल इतने हैं, तो N 20 है, 20 टर्म्स बनेंगे, तो ये हमारा आंसर बन रहा है। टोटल इनकम इन 20 ईयर्स, दैट इज, या एरो मैंने बना दिया या आप ऐसे लिख दें, इतनी अमाउंट होगी। 26 क्वेश्चन भी इसी तरह से है। मिस्टर सलीम सेव्स 500 rupees on October 1, 550 rupees on October 2 and 600 rupees on October 3 and so on। इस तरह से ये आगे चलता जा रहा है। अब 3 टर्म्स आ गई ना, अब कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये एपी है। 2 बार आप रफ में 2 बार डिफरेंस लें, सवाल में बेशक 1 बार ले लें, लेकिन देख जरूर लें कि ये डिफरेंस सेम है या रेशियो सेम है। तो ये डिफरेंस सेम है इनका, इसका इससे डिफरेंस लें और इसका इससे डिफरेंस लें, डिफरेंस इज 50, सो इट इज एपी। तो हमें क्लियर कट पता चल गया कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है, बट टोटल सम के लिए, टोटल अमाउंट के लिए सीरीज लेनी है। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस निकालें। नंबर ऑफ टर्म्स, अक्टूबर के महीने में 31 दिन होते हैं, कोई और मंथ हो तो देख लेना उसके कितने दिन है। फर्स्ट डे वो इतने पैसे सेविंग कर रहे हैं, सेकंड डे वो इतने पैसे बंदा सेविंग कर रहा है, थर्ड डे में इतने सेविंग कर रहे हैं। तो यूं सेविंग करते करते टोटल महीने अक्टूबर के अंदर कितने पैसे बनेंगे, तो 31 टर्म्स हैं। क्वेश्चन के अंदर भी उसने लिखा हुआ है कि अक्टूबर हैज 31 डेज। बेशक ये चीज ना भी लिखे, ख्याल रखना है कि मंथ कौन सा चल रहा है, मंथ कौन सा चल रहा है, उसके मुताबिक आपने फिर एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म। इसमें भी बच्चों हमें डी मालूम है, डिफरेंस भी मालूम है, फर्स्ट टर्म भी मालूम है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम है। डायरेक्ट आप ये एस एन का डी वाला फार्मूला, एस एन का वो फार्मूला लगाएं जिसमें डी है, और डायरेक्ट आप ये रिजल्ट निकाल लें। इसमें भी आपको वो ये वाला फार्मूला लगाने की नहीं है जरूरत। इसके लिए तो फिर आपने जो है फर्स्ट टर्म अलग से, लास्ट टर्म अलग से निकालनी पड़ेगी, नहीं है जरूरत डायरेक्ट ये। तो इन 2 क्वेश्चंस को डायरेक्ट मैंने इस फार्मूले से ही करा दिया, ए एन नहीं निकाला, लास्ट टर्म नहीं निकाली। दैट्स वाई पिछले 2 क्वेश्चंस को भी मैंने जानबूझकर इसी फार्मूले से कराया था। पिछले 2 क्वेश्चन को भी मैंने इसी फार्मूले से कराया था, इसलिए कि आपको थोड़ा सा सारों के लिए सेम पैटर्न हो। लेकिन उन क्वेश्चन में आप ए एन मौजूद था, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के लिहाज से ये वाला फार्मूला लगा सकते थे। यहां पे भी आप ये वाला फार्मूला अगर लगाना चाहें तो पहले आपको इसमें 20th टर्म निकालेंगे, यानी ए एन लास्ट टर्म, और इसमें भी आप जो है 31st टर्म निकाल के फिर ये वाला फार्मूला लगाएं लास्ट टर्म निकाल कर, तो वो टाइम जाया होगा, कोई जरूरत नहीं। बच्चों आप रिकॉल करें, प्रीवियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था। बच्चों आप रिकॉल करें, प्रीवियस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.2 का एक सवाल था, क्वेश्चन नंबर 11 था, पेज 128 निकालें क्वेश्चन नंबर 11। तो वो भी सवाल सीरीज का था। हैव ए लुक प्लीज। स्टूडेंट्स अगर आप इस लेक्चर को मेरे को आप सुनना चाहें, उसमें डिस्कशन सुनना चाहें, तो मेरा वो लेक्चर निकाल कर देखें। उस सवाल को आपने देखा कि मैंने उस सवाल को सीरीज के फार्मूले में किया था। वजह क्या है, आए अब मैं सारे क्वेश्चंस के लिए आपको इनके लिए और उन क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट देता हूं कि किन किन सवालात में एपी बन रहा है और किन किन सवालात में अर्थमेटिक सीरीज बन रही है, यानी कहां कहां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रहा है और कहां कहां अर्थमेटिक सीरीज बनती है, हमें कहां सम लेना और हमें किन क्वेश्चन में सम नहीं लेना। आए मैं आपको साथ साथ कंसेप्ट बताता हूं। बच्चों जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि कुछ क्वेश्चन में तो हमें फौरन पता चल जाता है
कि ये सवाल सीरीज का उसकी स्टेटमेंट से ही आइडिया हो जाता है। जैसे यहां पे देखें, वो कह रहे कि हाउ मच डू दे सेव इन ऑल मीन फुल अमाउंट अप टू 20 ईयर। ऑल का मतलब अमाउंट सेविंग अप टू 20 ईयर। ये लफ्ज मैंने खुद अपनी तरफ से लिखा है कि मैंने ये बात कनेक्ट करनी है, या यहां पे लिख लें ऑल 20 ईयर्स या अप टू 20 ईयर, एक ही बात है। तो इसमें पता चल रहा है कि टोटल अमाउंट निकालनी है। यहां पे भी देखें, सेंटेंस से आइडिया हो जाता है कि टोटल अमाउंट निकालनी है, यानी सम। क्या? हाउ मच इज सेव ड्यूरिंग अक्टूबर, पूरे अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने के अंदर पूरी अमाउंट कितनी बनेगी। अगर इसी सवाल में कहता हाउ मच इनकम सेव्ड इन अक्टूबर 20, तो फिर ये एपी का सवाल होता है। इसमें जस्ट हम फिर 20वीं टर्म निकालते। तो जिन क्वेश्चन में लफज आ जाए इन द 20th टर्म या इन द 9th टर्म, या हाउ मच इनकम या हाउ मच वर्क या जो भी चीज होगी उस क्वेश्चन में प्रोसेस चल रहा होगा, ड्यूरिंग के साथ आ जाए, ड्यूरिंग फलां या जो भी उसमें वैल्यू होगी। तो जब लफज आ जाए इन या ड्यूरिंग, तो वहां पे वो सीक्वेंस का सवाल होगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस का। उसमें जस्ट हमने कोई टर्म निकालनी होगी इस फार्मूले की हेल्प से। फर्ज कर लो 13वीं टर्म निकालनी है तो n13 पुट कर लें तो a1 प्लस 12d। 15वीं टर्म निकालनी है तो n15 पुट कर दें a1 प्लस 14d। 20th टर्म निकालनी हो तो a20 a1 प्लस 19d। यानी जब लफज इन हो या जब लफज ड्यूरिंग हो। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर यहां पे भी तो लफज ड्यूरिंग था, बिल्कुल ड्यूरिंग था, लेकिन हाउ मच इनकम सेव्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है कि पूरे अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर के महीने के अंदर कितनी इनकम सेव हो चुकी होगी। इस तरह का जो वो स्टेटमेंट थी, एक्सरसाइज 4.2 का सवाल मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। 4.2 एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन, वो भी सीरीज का सवाल था। रिकॉल करें, मैं अब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं जैसा कि अभी आपने देखा। इफ आर एस, ये पेज 128 निकाल लें। इफ आर एस 1000 रुपीज इज सेव्ड ऑन अगस्त 1, इसी तरह से 3000 सेव्ड ऑन अगस्त 2, इसी तरह से 5000 सेव्ड ऑन अगस्त 3 एंड सो ऑन। यहां अक्टूबर है, वो सवाल अगस्त का था, यानी मंथ का फर्क है। हाउ मच इज सेव्ड टिल अगस्त 20। बच्चों मैं 4.2 का क्वेश्चन 11 पढ़ रहा हूं, पेज 128। तो वो ये कह रहा है 20 अगस्त तक, टिल, अप टू, टिल या अप टू, तो 20 अगस्त तक कितनी अमाउंट होगी। तो वो भी टोटल सम निकालना था। यहां 31 अक्टूबर तक कितनी अमाउंट हो चुकी होगी, तो यहां भी टोटल सम निकालना है। हाँ, यहां पे क्वेश्चन में वो कहता कि उसने इतनी तारीख को, 15 को या 20 को कितने पैसे बनाए, तो फिर हम 15th टर्म निकालते। लेकिन यूं भी कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक इनकम सेव्ड हो चुकी होगी। तो फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस का क्या होता है मतलब, कि उसमें कोई भी आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में, आने वाले दिनों में इतना काम हो चुका होगा, या हम फलां, मैंने उधर ये एग्जांपल दी थी कि कमिंग थर्सडे को हम इतना काम कर चुके होंगे, या इतना काम हो चुका होगा, या इतना काम हम कर लेंगे। ये इस तरह का जो सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। उस तरह के सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में हम हमेशा टोटल सम निकालते हैं। लेकिन जब वो कहे कि इन दिस मंथ, या ड्यूरिंग दिस डेट, या ड्यूरिंग दिस टाइम, या इन दिस टर्म, उस वक्त जो है फिर आपका वो एपी होता है। यानी टोटल का लफज आ जाए, ऑल टुगेदर का लफज आ जाए, अप टू का लफज आ जाए, ये मैं लिख रहा हूं, टोटल का लफज आ जाए, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, अप टू,
टिल बाई द 9 मंथ, याद करें बाई द 9 मंथ। तो उस ऐसे प्रॉब्लम्स में आपने क्या करना है, अप टू 9 मंथ बाई द, तो ऐसे प्रॉब्लम में बच्चों आपने क्या करना है, एस एन निकालना है, यानी सम निकालना है, एस एन का फार्मूला लगाना है। लेकिन इन हो या ड्यूरिंग हो, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आइडिया भी हो रहा होगा, हो जाएगा, तो उधर बच्चों हमने ए एन का फार्मूला लगाना है।